चलिए कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 14। फॉर्मूले याद हुए नहीं हुए बेटा अभी तक? फॉर्मूले याद हुए नहीं हुए अभी तक? बट फॉर्मूले याद होना इनफ नहीं है, उनको अप्लाई भी करते रहना है ना हमको, तभी आदत बनती है उनकी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। P and Q are two elements which forms P2Q3 and PQ2 if 0.15 mole of P2Q3 weighs 15.9 gram and 0.15 mole of PQ2 weighs 9.3 gram, then atomic weight of P and Q are respectively। सीधे इक्वेशन बनाने वाला सवाल है, मैथ्स का यूज होगा थोड़ा सा। तो अगर एलिमेंट P का एटॉमिक वेट x मान लेता हूं मैं, एटॉमिक वेट ऑफ P को मैं x मान लेता हूं और Q के एटॉमिक वेट को y मान लेता हूं, तो मोलर मास भी उसी नंबर में होते हैं। याद है एटॉमिक वेट की जो वैल्यू होती है EMU में, वही मोलर मास की वैल्यू होती है ग्राम्स में। तो मोलर मास P का हो गया x ग्राम और y का ये Q का मान लिया मैंने y ग्राम। तो जो कंपाउंड है मेरे पास, पहला कंपाउंड है P2Q3, उसके 0.15 मोल का वेट है 15.9 ग्राम। ध्यान से, एक मोल का वेट नहीं, कितने मोल का वेट? 0.15 मोल का। ठीक है, तो P2Q3 की बात करूं मैं, तो पहले इसका मोलर मास निकाल के रख लेता हूं। व्हाट इज मोलर मास ऑफ P2Q3? मोलर मास ऑफ P2Q3 कितना लिख सकता हूं? मोलर मास ऑफ P2Q3 क्या लिख सकता हूं? 2x प्लस 3y। भाई x का अकेले P का x माना है, अकेले Q का y माना है, तो ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 3y। ठीक हो गया। अब 0.15 मोल्स ऑफ P2Q3 का वजन दे रखा है मुझे, उसका वेट दे रखा है। तो अब मेरे दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए बेटा? नंबर ऑफ मोल्स को मास से रिलेट करने वाला फॉर्मूला। बोलिए वो फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। तो मास कैन बी रिटन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। बेटा 3 फॉर्मूले, तब कौन सा यूज करना है? तो अभी भाई मुझे नंबर ऑफ मोल्स और मास को रिलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स एंड मास कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड होते हैं आपस में? नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज 0.15 इज इक्वल टू मास दे रखा है 15.9 ग्राम अपॉन मोलर मास है 2x प्लस 3y। ठीक हो गया। एक तरफ लाऊं और दूसरी तरफ ले जाऊं इसको, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15.9 अपॉन 0.15। अरेंज थोड़ा सा कैलकुलेशन करूं अगर, तो कैंसिल आउट हो रहा है ये। हाँ 15 से कैंसिल आउट हो जा रहा है, पूरा 15 से कट रहा है। 15 1 दा 15, 0 9 0 6 दा, तो ये आ गया 106। पहली इक्वेशन क्या आ गई बेटा मेरे पास? पहली इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 106। प्लीज दूसरी इक्वेशन निकाल के बताएंगे। दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरा डेटा दे रखा है बेटा मुझे, निकालिए जल्दी, बताइए मुझे दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन में निकाल के दिखाई आपको, पहली इक्वेशन निकल के आई है बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 106। पहली इक्वेशन ये निकल के आई है। दूसरी इक्वेशन अपने हाथ से निकालिए, बताइए। दूसरी इक्वेशन के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है उसने 0.15 मोल ऑफ PQ2। तो मोलर मास ऑफ PQ2 क्या लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है बेटा मोलर मास ऑफ PQ2? x प्लस 2y। भाई P का 1 और Q के 2, तो x प्लस 2y। और फिर PQ2 के मास दे रखा है 0.15 मोल के लिए, फिर से रिलेट कर दूं मोल्स और मास को। करिए बेटा, क्या ही दूसरी इक्वेशन बताइए मुझे।
x प्लस 2y इक्वल टू 62। डालिए बेटा दूसरी इक्वेशन अपने हाथों से, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। और ऑप्शन देख के लग रहा है कि होल नंबर आएगा आरएचएस में ना, डेसिमल वगैरह गायब हो जाएंगे आप कैलकुलेशन करेंगे तो। आया? आंसर बोल रहे हैं। दूसरी इक्वेशन क्या आई बेटा? इक्वल टू 62। डालिए। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे। आती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करनी? सिंपल, बहुत बार करना पड़ता है बेटा हमको, फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, हर जगह करना पड़ता है। ठीक है ना 10th क्लास तक आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करना। एक को गायब कर देते हैं तो फिर से वही लगाऊं, नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने रखे हैं? 0.15 है इसके भी। नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, बट इसका मास दे रखा है 9.3 ग्राम अपॉन मोलर मास लिख देता हूँ x प्लस 2y। अरेंज करूंगा बेटा तो x प्लस 2y विल बी 9.3 डिवाइडेड बाई 0.15। फिर से कैलकुलेशन करूं अगर तो 15 6 90 62। तो दूसरी इक्वेशन आ रही है मेरी x प्लस 2y इज इक्वल टू 62। अब इन दोनों इक्वेशंस में से x और y मुझे पता करना है, तो क्या करूं बेटा, सेकेंड इक्वेशन को क्या कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, करना आता है ना, ये कोफिशिएंट सेम बनाया मैंने x का, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो 2x से 2x कट गया, 4y माइनस 3y इज y इज इक्वल टू कितना हो गया, 124 माइनस 106, 124 माइनस 106 कितना हो गया ये, 4 माइनस 6 8 एंड 1 18। मतलब y का मोलर मास क्या है बेटा, 18 ग्राम। जल्दी से x का भी निकाल सकते हैं। क्या करूं x का निकालने के लिए, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूं बेटा इसको, जैसे इसी में पुट कर दूं तो ये हो गया x प्लस 36 इज इक्वल टू 62 इज इक्वल टू 62। तो x की वैल्यू आ रही है 62 माइनस 36, 2 माइनस 6 इज 6 एंड 12 माइनस 6 इज 6, 5 माइनस 3 इज 2, 26। बॉम्बे आ रहा है बेटा आंसर। अच्छा सवाल है, मुश्किल नहीं है बेटा बहुत, देख रहे हैं कोई नई चीज यूज की हमने, सब पुराने कंसेप्ट ही हैं, और अब धीरे धीरे कंसेप्ट दिमाग में बैठने चाहिए। क्या बहुत ज्यादा फॉर्मूले इस चैप्टर में? फॉर्मूले नहीं है बेटा ज्यादा, फॉर्मूले ज्यादा नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचें तो 3 फॉर्मूले हमारे शुरुआत वाले, मोल्स वाले, मोल्स का मास, मोल्स का नंबर और मोल्स का वॉल्यूम से रिलेशन, 3 फॉर्मूले शुरुआत वाले, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूले, यही तो है फॉर्मूले। कंसंट्रेशन टर्म में भी 2 ही के फॉर्मूले हमको ध्यान में ज्यादा रखने पड़ते हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी। बाकी तो पता ही चल जाता है, मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज, वो सब। पढ़ो आगे, चलिए स्टेशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट में, कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले पुराने ही है, पर कंसेप्ट है। कंसेप्ट सिंपल सा है भाई, कि अगर 2 चीजें रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही हैं, उसमें से अगर अगर एक का एक्सेस अमाउंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट है एक का, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों का लिमिटेड अमाउंट है तो क्या दोनों खत्म होंगे जरूरी है? नहीं, एक खत्म होगा हो सकता है और दूसरा हो सकता है बच जाए, तो वहीं से लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का कंसेप्ट आता है। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है बेटा। ऑन द लेफ्ट कॉलम some reactions are indicated and on the right column properties of reactions are described, match them appropriately and select the correct code। शुरू करें। कॉलम 1 में देखेंगे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव NH3। बार बार देखिए हमने रिएक्शन, देखिए नहीं देखी है। सबसे पहला काम, इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, बैलेंस करना चाहिए।
तभी मुझे मोल्स नजर आते हैं कि किसके कितने मोल्स किससे रिएक्ट कर रहे हैं। क्या अभी बैलेंस है? ये बैलेंस है क्या? ये N2 प्लस H2 इज NH3? नहीं, बैलेंस नहीं है। कैसे होती है बेटा ये बैलेंस? ये N2 है तो यहाँ पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं तो 2 लाते हैं, फिर 6 आ गया तो यहाँ 3 आएगा। बार बार आती ना बेटा सवालों में ये इक्वेशन, N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3, बट बैलेंस इक्वेशन क्या है इसकी? N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। मतलब 1 मोल of N2 will react, 1 mole of N2 will react with 3 moles of hydrogen to give 2 moles of NH3। मोल्स में रेशियो नजर आता है हमको केमिकल रिएक्शन में, मासेस में नजर नहीं आता। मास को हमें मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब उसने दिया है नाइट्रोजन का 5 ग्राम है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, ठीक है। तो मुझे जज करना है कि P वाला किससे मैच कर रहा है, Q वाला, और R वाला S वाला, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहला ए वाली रिएक्शन को हैंडल करूं अगर, तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे मासेस को। बोलिए बेटा, नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? या फिर मैं ना करूं मोल्स में कन्वर्ट, मैं एक और अगर बात सोचूं, रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दी, मासेस मुझे गिवन है, तो मैं मास को मोल्स में ना कन्वर्ट करने की जगह मैं ये देख लूं कि कितना मास ऑफ नाइट्रोजन कितने मास ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कितना मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस कर रहा है। जरा समझेंगे, जब बैलेंस केमिकल रिएक्शन मुझे दिखती है तो मुझे ये नजर आता है उसमें कि किसके कितने मोल्स किससे रिएक्ट कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को एग्जैक्टली 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, तब एग्जैक्टली 2 मोल्स ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस होगा। बट मुझे यहाँ मासेस में डेटा दिया हुआ है। एक लंबा तरीका ये है कि आप मासेस को मोल्स में कन्वर्ट करिए और फिर देखना शुरू करिए कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। बिल्कुल कर सकते हैं इसे, बट मैं आपको उससे और बेटर बता रहा हूँ। आपको मासेस गिवन है, आप मासेस में ही बात करिए, मोल्स में कन्वर्ट ही मत करिए। कैसे भाई? N2 मतलब 1 मोल ऑफ N2 में कितना मास है नाइट्रोजन का? कितना मास है नाइट्रोजन का? 28 ग्राम। मतलब मैं ये बोल सकता हूं N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो अगर मासेस में बात करूं मैं बेटा, क्योंकि यहाँ जो ये नंबर नजर आते हैं ना, ये मोल्स हैं, और मास में बात करूं तो इसका कितना ग्राम? 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ, अकेला H2 होता तो 2 ग्राम होता H2 का, बट 3H2 है तो कितने ग्राम H2 हो गई? कितने ग्राम H2 हो गई बेटा? 6 ग्राम। विल रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 17 2 जा 34 ग्राम ऑफ NH3। और बेटा अगर आप देखें दिस प्लस दिस, ये आना चाहिए ना। 28 प्लस 6 36, 34 होता नहीं होता है? 34 होता है। नाउ मुझे क्या दिया है सवाल में? मुझे दिया है कि नाइट्रोजन के कितने ग्राम है? 5 ग्राम। और हाइड्रोजन के कितने ग्राम है मेरे पास? 1 ग्राम। ठीक है, अब मैं केवल मासेस में ही कहानी देख रहा हूं, ध्यान से देखिए। 6 ग्राम को 28 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम को कितना चाहिए होगा? सिंपल यूनिटरी मेथड। 6 ग्राम को 28 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम को कितना चाहिए होगा? 28/6। 28/6 कितना होता है? करीब 4 पॉइंट समथिंग। बट कितना है नाइट्रोजन मेरे पास? 5 ग्राम। मतलब जितनी जरूरत है नाइट्रोजन की, उससे ज्यादा नाइट्रोजन अवेलेबल है मेरे पास। तो इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया बेटा? हाइड्रोजन। तो कौन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कंप्लीटली खत्म हो जाएगी।
तो समझे, मैं मोल्स में नहीं गया, फालतू में मोल्स में जाता फ्रैक्शन वगैरह बनते, और बनते नहीं बनते, मैं मासेस में ही रखा पूरी इक्वेशन को, मासेस में ही डील करता रहा इक्वेशन, क्योंकि मुझे मास में ही इंफॉर्मेशन दी थी, मोल्स में इंफॉर्मेशन दी होती तो मोल्स में ही डील करता रहता, फालतू में क्यों कन्वर्ट करूं मास को मोल्स में, जब मैं मासेस में भी डील कर सकता हूं। समझे क्या? तो मुझे पता चला कि लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है, तो क्या ए वाला पी से मैच कर रहा है? पी वाला बोला है फर्स्ट रिएक्टेंट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, फर्स्ट मतलब जो पहले लिखा हुआ है। क्या नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है? नहीं, तो ए वाला पी से मैच नहीं कर रहा। फिर बी वाला बोल रहा है, क्यू वाला बोल रहा है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये तो होगा ही। आर वाला क्या बोल रहा है? रेशियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा फाइनली पूछ रहा है वो, हाँ फाइनली निकालूं क्या क्या मासेस बच रहे हैं इसके। तो शुरुआत में तो क्या था, इसका 5 ग्राम, इसका 1 ग्राम था, और इसका 0 ग्राम था ना शुरुआत में। अब रिएक्शन हुई, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन फॉर दिस डेटा। अच्छा अगर ये 5 ग्राम की जगह 3 ग्राम होता, तब कौन हो जाता लिमिटिंग रिएजेंट? तब तब नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाती ना, बट फिलहाल ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये तो खत्म हो गई, 0 ग्राम हो गई। अब ये कितनी बची, ये कितनी बची, कितनी खत्म हुई पहले ही देख लेते हैं। इसका 1 ग्राम इसके 5 ग्राम, सॉरी इसका 6 ग्राम 28 ग्राम से रिएक्ट कर रहा था, तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करता? 28/6, तो ये बचेगा 5 माइनस 28/6 ग्राम। ये समझे क्या किया, कितना बचेगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा अगर ये निकालना है। इसका 6 ग्राम, इसका 34 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा था। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं बार बार। 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 34/6, तो कितना प्रोड्यूस हो गया ये? 34/6 कितना होता है बेटा? मतलब 17/3, 17/3 हो गया 5.66। इतना ग्राम NH3 प्रोड्यूस हुआ बेटा। और ये कितना बचा है? 30 माइनस 28, 2/6 मतलब 1/3, 0.33 ग्राम, और ये तो 0 ही है। तो बेटा हो क्या रहा है रिएक्शन में देखेंगे। मेरे पास शुरुआत में 5 ग्राम नाइट्रोजन थी और 1 ग्राम हाइड्रोजन थी, फाइनली हाइड्रोजन 0 ग्राम बची, खत्म हो गई क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट था। और ये बचा कितना? 0.33 ग्राम। और एमोनिया कितनी प्रोड्यूस हुई बेटा? 5.66 ग्राम। तो समझे क्या? जरा देखें, ए वाला एस से मैच हो रहा है ना, ए वाला एस से मैच हो रहा है, ए वाला एस से मैच हो रहा है। सेकेंड रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट ना, तो कौन से ऑप्शन रिजेक्ट हो गए? आगरा और दिल्ली रिजेक्ट हो गए, ठीक हो गया। अब जरा बी वाले को देखते हैं, बी वाला देखें या सी वाला देखें, कोई भी एक देख लेते हैं। जरा देखें, अब दूसरी रिएक्शन देखनी पड़ेगी ना। N2 3 ग्राम प्लस F2 10 ग्राम गिव N2F4। सबसे पहले बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, बैलेंस करें रिएक्शन को। बैलेंस है क्या अभी? यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन। एक सिंपल सा काम करके बैलेंस हो जाएगी। क्या करूं बेटा? F2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, रिएक्शन हो गई N2 + 2F2 गिव्स N2F4। इसका मतलब हुआ 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन टू गिव 1 मोल ऑफ N2F4। बट डेटा क्या मुझे मोल्स में दिया है? डेटा मुझे किस में दिया है? मासेस में दिया है, तो मैं मासेस में ही बात करता हूं। तो रिएक्शन है N2
प्लस 2F2 गिव्स N2F4। पहले मासेस में बात करते हैं, फिर जो गिवन है उसकी बात करेंगे। कितने ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम फ्लोरीन से रिएक्ट करके कितने ग्राम N2F4 बनाएगा? तो नाइट्रोजन का मोलर मास 14 ग्राम, सॉरी अकेले नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन गैस का क्या 28 ग्राम। रिएक्ट विथ फ्लोरीन का कितना होता है? फ्लोरीन, अकेले फ्लोरीन का मोलर मास 19 ना, कितना? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाँ 9, ऑड नंबर है, तो मोलर मास क्या हो जाता है? डबल प्लस 1। फ्लोरीन एक्सेप्शन नहीं है ना। कितना होता है फ्लोरीन का? अकेले फ्लोरीन का 19, दो फ्लोरीन का 38, यहां पर और 2 मोल है तो 38 का भी डबल, टोटल 4 फ्लोरीन हो गए ना, यहाँ 4 फ्लोरीन के एटम्स, 2 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल। कितना हो गया? 76। तो नाइट्रोजन के 28 ग्राम्स आर रिएक्टिंग विथ 76 ग्राम ऑफ फ्लोरीन टू गिव ऑब्वियसली कितना? 8 + 6 4, 104 ग्राम ऑफ N2F4। N2F4 का मोलर मास आएगा ना 104, आ रहा नहीं आ रहा है? एक्चुअली इन दोनों का एडिशन यही होगा, बट मेरे पास कितना नाइट्रोजन है? मात्र 3 ग्राम नाइट्रोजन है, जो कि 10 ग्राम फ्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है। शुरुआत में N2F4 0 है। जरा लिमिटिंग रिएजेंट पहचाने बेटा पहले, ठीक है? क्या उसके लिए मोल्स में कन्वर्ट करूं बेटा? मोल्स में कन्वर्ट करूं क्या? नहीं, फालतू में क्यों कैलकुलेशन करूं, मैं मासेस में ही देख लेता हूं। तो 28 को चाहिए 76, तो 3 को कितना चाहिए? 3 को चाहिए 76/28 इंटू 3। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं बेटा। 28 को चाहिए 76 ग्राम, तो 3 ग्राम को कितना चाहिए? 76/28 इंटू 3। कितना हो जाता है ये? करीब करीब कितना हो गया ये? 6 3 18 कैरी 1 21 228/28। ये नंबर ऑब्वियसली 10 से छोटा है, 10 से छोटा है। 228/28 10 से छोटा है, तो मुझे 10 ग्राम से कम ग्राम में मास में ही काम चल जाएगा। तो इस बार कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? पहला वाला या दूसरा वाला, मतलब नाइट्रोजन या फ्लोरीन? इस बार ये पूरी खत्म होगी है ये पूरी खत्म होगी? देखिए प्लीज, 3 ग्राम नाइट्रोजन को कितने ग्राम फ्लोरीन चाहिए? 228/28। कितना होता है 228/28? करीब करीब निकाल लीजिए, कितना हो गया? 6 पॉइंट समथिंग, नहीं क्या? नहीं 6 नहीं, 6 जाएगा नहीं, 2 नहीं, 9 पॉइंट समथिंग जाएगा। 9 का अगर कट करूं, नहीं 9 नहीं 30, ये थोड़ा बढ़ाता 30 करता, 228 से बढ़ा के कितने टाइम जा रहा है? 8 पॉइंट समथिंग ना, 8 पॉइंट समथिंग। ध्यान से देखिए बेटा, यही सबसे 2 ही चीजें मुश्किल आती हैं इसमें, एक लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट और एक एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला कंसेप्ट। यही 2 चीजें मुश्किल है बेटा। तो सिंपल दिमाग लगाना है, कोई ऐसा ज्यादा वो नहीं करना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं सोचना है, कुछ सिंपल यूनिटरी मेथड वाला दिमाग लगाना है। तो 28 ग्राम को चाहिए था 76 ग्राम, तो 1 ग्राम को चाहिए 76/28, तो 3 ग्राम को चाहिए 76/28 इंटू 3। तो 3 ग्राम नाइट्रोजन को 8 पॉइंट समथिंग ग्राम फ्लोरीन चाहिए, बट फ्लोरीन मेरे पास 8 से ज्यादा है, 10 ग्राम है, तो फ्लोरीन खत्म हो जाएगी या बच जाएगी?
क्लोरीन बच जाएगी, तो कौन खत्म हो जाएगा बेटा? ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3 ग्राम ये खत्म हो जाएगा, ये जो भी बचेगा 10 माइनस 8 पॉइंट समथिंग, 10 माइनस 8 पॉइंट समथिंग ग्राम बचेगा ना ये। तो किससे मैच कर रहा है? बी वाला। फर्स्ट रिएक्टेंट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, उससे मैच कर रहा है ना बी वाला। पहला वाला रिएक्टेंट जो नाइट्रोजन लिखी है पहले, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। नाइट्रोजन इस बार कंप्लीटली खत्म हो जा रही है। तो बी वाला मैच करना चाहिए पी से, बी वाला पी से मैच्ड है। क्यू वाला पक्का सी से मैच करेगा क्या? मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट, क्यू वाला सी से। बच्चा आर वाला, आर क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब क्या बोलना चाह रहा है? स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, 1 ग्राम 1 ग्राम। स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पर? ये सी वाले में तो सेंटेंस मिसिंग है क्या? यहाँ पर क्या है? ये स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। खैर इसको देखें, अगर सल्फर 1 ग्राम, ऑक्सीजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन भी 1 ग्राम, गिव्स SO2, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है क्या? बैलेंस्ड है, हाँ बैलेंस्ड है। एक सल्फर, दो ऑक्सीजन एटम्स। बात करते हैं मासेस में। सल्फर का मोलर मास होता है अकेले सल्फर का 32 ग्राम, अकेले ऑक्सीजन का होता है 16, पर दो ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? 32। मतलब 32 ग्राम सल्फर 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 64 ग्राम SO2 बनाएगी, और हमें मासेस दोनों के बराबर दिए हैं, 1 ग्राम 1 ग्राम। इस बार कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? कोई भी नहीं, ना कोई लिमिटिंग ना कोई एक्सेस, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है? दोनों के दोनों कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे ना भाई। 32 को 32 चाहिए, तो 1 को 1 चाहिए। तो इस बार ये फाइनली ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये शुरुआत में 0 था, बाद में 64 ग्राम हो जाएगा। तो सी वाला मैच कर रहा है क्यू से। क्यों? क्यू वाला बोल रहा था मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्शन शुरुआत होते वक्त जो मास ऑफ रिएक्टेंट था दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। है नहीं है यहाँ? पहले दोनों में ऐसा नहीं था ना। पहले दोनों में क्या मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर था? नहीं ना। इस बार क्या हो रहा है? मास ऑफ रिएक्टेंट है 32 प्लस 32 64, और फाइनली जब रिएक्शन खत्म हो गई तो कितना रिएक्टेंट बना, कितना प्रोडक्ट बना? 64 ग्राम ही प्रोडक्ट बना। तो ये वाला किससे मैच कर रहा है? सी वाला क्यू से मैच कर रहा है, ठीक है। तो सी वाला क्यू से मैच कर रहा है। अब बचा आर वाला। आर वाला क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, पी वाला भी स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मतलब पूरे खत्म हो जाए, पूरे खत्म हो जाए ना। पूरा खत्म किस में हो रहा है? मतलब जितनी जरूरत है उतना ही अवेलेबल हो। पूरा किस में खत्म हो रहा है? सी वाले में। तो कहाँ प्रेजेंट है स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट? सी वाले में प्रेजेंट है, बी वाले में नहीं है। तो आर वाला किससे मैच करना चाहिए? सी वाले से। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? कैलकाटा वाला ऑप्शन। जरा समझेंगे क्या क्या मीन कर रहा है वो आर वाले स्टेटमेंट से। जब हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, याद है आपको ये वर्ड? याद है वर्ड बेटा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? जब हम केमिकल रिएक्शन कोई भी बैलेंस करते हैं
तो हम क्या जो कोएफिशिएंट होते हैं उसके वो इस बात को बताते हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स, इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स से कंप्लीटली रिएक्ट करके इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेंगे, यही तो बताते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यही बताते हैं कि भाई 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन is reacting with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of NH3. बट मासेस में ऐसा नहीं होता, मासेस में ऐसा नहीं होता, यूजुअली नहीं होगा ना। लेकिन अगर मासेस में ऐसा हो गया जैसे यहां पर हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, सल्फर का 1 ग्राम ऑक्सीजन के 1 ग्राम को कंप्लीटली खत्म कर दे रहा है। तो ये 1 ये भी 1, तो जो कोएफिशिएंट्स का रेशियो था वही मासेस के रेशियो। यूजुअली क्या होता है, कोएफिशिएंट्स का रेशियो मोल्स का रेशियो होता है, लेकिन इस वाली रिएक्शन में कोएफिशिएंट्स का रेशियो और मास का रेशियो भी सेम है। तो मतलब स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट मतलब मास, तो क्या स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है सी वाली रिएक्शन में? हाँ, मतलब सी वाली रिएक्शन में वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। जो कोएफिशिएंट्स का रेशियो है उसी रेशियो में मास भी रिएक्ट कर रहे हैं। बट यूजुअली क्या होता है, हमेशा ऐसा होता है क्या, हमेशा क्या होता है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का रेशियो होता है उस रेशियो में मोल्स रिएक्ट करते हैं। हम ये बोलते हैं ना बार बार कि 1 मोल ऑफ N2 विल रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ H2 टू गिव 2 मोल्स ऑफ NH3। क्या ये बोल सकते हैं हम कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? नहीं ना। तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो होता है वो यूजुअली इसका रेशियो होता है बेटा, मोल्स का रेशियो, हमेशा वो मोल्स का रेशियो होता है। लेकिन सी वाली में वो किसके रेशियो के बराबर भी है, सी वाली रिएक्शन में वो मास के रेशियो के बराबर भी है। मास मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, क्या हमारी रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैं क्या वो स्टोइचियोमेट्रिक हैं, मतलब क्या वो उस रेशियो में है कि एक दूसरे को खत्म कर दें? हाँ, उस रेशियो में। क्या पहली दो में ऐसे थे, पहली दो में ऐसे थे क्या? नहीं। तो इसलिए सी वाला आर वाले को मैच करे। क्लियर है? पढ़ो आगे। नेक्स्ट, consider the given reversible reaction at equilibrium 2NO plus Cl2 gives 2ClNO। हाँ भाई, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है पहले बताइए। बैलेंस है, चेक करिए बैलेंस है या नहीं है। 2 नाइट्रोजन LHS में, 2 नाइट्रोजन RHS में, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, बैलेंस्ड है, सही है। तो क्या बता रही है रिएक्शन मुझे कि 2 moles of NO will react with 1 mole of Cl2 to give 2 moles of ClNO। ये तो बता रही है रिएक्शन। जो कोएफिशिएंट्स होते हैं केमिकल रिएक्शन में वो मोल्स के प्रोपोर्शनल होते हैं। नाउ सपोज दैट 0.3 मोल ऑफ NO, 0.2 मोल ऑफ Cl2 and 0.5 mole of ClNO were placed in a 25 liter vessel and allowed to reach the equilibrium। इक्विलिब्रियम वगैरह क्या होता है वो बाद में सीखेंगे हम। At equilibrium, the concentration of ClNO was found to be 0.24 molar। Molar concentration of NO present at equilibrium will be देखेंगे। सब गैसेज हैं बेटा, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी, नाइट्रस ऑक्साइड भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है और ClNO भी गैस है। उसने मेंशन किया ना वहाँ जी मतलब क्या है, ये ब्रैकेट में जी का मतलब गैस है, तीनों गैसेज हैं। तो शुरुआत में बोल रहा है NO के हैं 0.3 मोल्स, 0.3 मोल्स हैं NO के, Cl2 के हैं 0.2 मोल्स और ClNO के भी कुछ मोल्स प्रेजेंट हैं। कितने मोल्स प्रेजेंट हैं ClNO के भी शुरुआत में? 0.5 मोल।
मतलब एक बक्सा है हमारा, उसमें तीनों प्रेजेंट हैं। अब वो बोल रहा है 25 लीटर का बक्सा है एंड अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ClNO वाज फाउंड टू बी 0.24 मोलर। अब ये मुझे दे रखा है 0.024 सॉरी मोलर। ये कंसंट्रेशन टर्म है बेटा। मोलर का मतलब होता है मोल्स ऑफ सल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद है? तो 0.24 मोल्स ऑफ ClNO पर यूनिट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.024 मोल्स प्रेजेंट है। ये तो मतलब हुआ मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है क्या मुझे? पता है, पूरे बक्से की वॉल्यूम ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। कितनी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 25 लीटर। तो क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ClNO पता चल जाएंगे फाइनली? सिंपली वॉल्यूम को यहाँ ले आइए और लीटर में मल्टीप्लाई करिए बेटा। यहाँ लीटर होता है तो यहाँ भी लीटर होगा। तो कितना हो गया ये? 25 इंटू 0.024। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आ रहा है? 25 4 ज़ा 100 कैरी 10, 25 2 ज़ा 50, 60, 0.6 मोल्स इसके ClNO के। पहले कितने मोल्स थे ClNO के शुरुआत में? 0.5। फाइनली कितने मोल्स हैं ClNO के? 0.6। मतलब कितने मोल्स बने? 0.1। ये तो मतलब हुआ इस बात का कि फाइनली इसके 0.6 मोल्स हैं। इसका मतलब 0.5 प्लस 0.1 मोल्स एक्स्ट्रा बने। क्यों बने होंगे 0.1 मोल्स एक्स्ट्रा? तो ये दोनों रिएक्ट किए होंगे, ये दोनों रिएक्ट किए होंगे। समझ रहे हैं क्या? तो कितने कितने मोल्स उनके खत्म हुए होंगे? वो फाइनली पूछ रहा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO। मतलब फाइनल कंडीशन में NO के मोल्स पता कर लेता हूं तो फिर मोलर कंसंट्रेशन भी निकाल सकता हूं उसकी, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो NO के मोल्स पता करने के लिए ध्यान से देखेंगे बेटा, इसके नए 0.1 मोल्स पैदा हुए हैं तो इसके कुछ खत्म हुए होंगे। मैं Cl2 में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं NO में इंटरेस्टेड हूं। तो ध्यान से देखिए कोएफिशिएंट्स को। इसके 2 मोल इसके 1 मोल से बन रहे थे, 2 मोल से बन रहे थे, तो मतलब 1 मोल से 1 मोल बनेगा। तो 0.1 मोल कितने मोल से बनेगा? 0.1 मोल से। नहीं क्या? तो कितने मोल खत्म हो गए इसके? कितने मोल्स खत्म हुए इसके? 0.1। तो कितने बचे? 0.3 माइनस 0.1। अच्छा, इसके कितने खत्म हुए होंगे बेटा? देखें, अगर इसके इसका एक इसके 2 प्रोड्यूस कर रहा था, या इसके 2 प्रोड्यूस हो रहे थे इसके एक से, तो इसका 0.1 प्रोड्यूस होगा 1/2 इंटू 0.1 से। 1/2 इंटू 0.1 क्या हो गया? 0.05। तो ये हो गया 0.2 माइनस 0.05 Cl2 के, और इसके हो चुके हैं 0.5 प्लस 0.1। मैं NO में इंटरेस्टेड हूं फिलहाल। NO के कितने मोल्स बचे हैं फाइनली बेटा? 0.2 मोल्स। तो क्या मुझे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO बता सकते हैं? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO मतलब मोलैरिटी बतानी है मुझे। प्लीज फॉर्मूला बोलिए बेटा मोलैरिटी का। मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना बोलूं इस बार सल्यूट के मोल्स? इस बार मेरा सल्यूट NO है ना, तो क्या 0.2 मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम की जगह कितना डालूं? वॉल्यूम की जगह कितना? 25। पूरे बक्से की वॉल्यूम ही है 25 लीटर। कितना आ गया बेटा ये? 0.2 डिवाइडेड बाई, तो 0.008 करना था डिवाइड।
नहीं आएगा अभी भी। 0.2 डिवाइडेड बाई 25। देखिए बेटा ध्यान से, करना आता है नहीं आता है, क्योंकि छोटा है नंबर तो डेसिमल के बाद ये यहाँ जाके ये होगा, 2 जीरोस ये होंगे मुझे 2 के बाद, डेसिमल के बाद ये आया तो 1 0, ये आया तो एक और 0, ये आया। अब कर सकता हूँ मैं 25 8 दा 200, तब ये 0 आएगा। करना आता है बेटा डिवीजन। मतलब फाइनल कितनी मोलैरिटी है, कितनी मोलैरिटी है NO की, 0.008। बेटा आपने एक्सरसाइज 1 चालू की नहीं की? सवाल हो पा रहे नहीं हो पा रहे उसमें से कुछ? हाँ, इससे इजी है ना वो, नहीं करेंगे तभी तो पता चलेगा। जो हम कर रहे हैं अभी क्लास में इससे इजी है या डिफिकल्ट है? नहीं पता, या ऐसा ही है? क्या आसान है या मुश्किल है? क्या आसान है बेटा, तो घर पे आसान करने को बोल रहा हूँ ना, यहाँ थोड़ा सा बेटर क्वेश्चंस करेंगे हम क्लास में। पढ़ो आगे, पढ़ो। 17 1 लीटर ऑफ 1, ये कैपिटल एम को बार बार क्या पढ़ेंगे बेटा? मोलार, मोलार पढ़ेंगे बार बार। तो 1 लीटर ऑफ 1 मोलार impure H2SO4 sample, comma 1 molar NaOH solution was added and a plot was obtained as follows। impure है वो, 1 liter of 1 molar impure H2SO4 and 1 molar NaOH solution was added and a plot was obtained as follows। the percentage purity of H2SO4 and slope of curve। स्लोप ऑफ कर्व तो मैं अपनी मैथ्स की नॉलेज से निकाल सकता हूं। ये जो स्ट्रेट लाइन दिखा रखी है इसका स्लोप पूछा है, इतना मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में पढ़ा है बेटा हमने। स्लोप ऑफ लाइन इज tan ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब होता है tan ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? फिजिक्स में जब स्ट्रेट लाइन करवाया था, पॉजिटिव स्लोप लाइन का पॉजिटिव कब होता है? जब एंगल कैसा बन रहा हो एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एक्यूट। अभी कैसा एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से? स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है बेटा। अब कितना नेगेटिव, उसके लिए आप ध्यान से देखें तो ये 1.5, ये 1.5, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल कितना है? 135 डिग्री। स्लोप जो होता है बेटा लाइन का वो होता है tan ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है वो? 135 डिग्री। बेटा ऐसा नहीं ना जो फिजिक्स में सीखा वो यहाँ यूज नहीं होगा, यहाँ यूज होगा। tan 135 डिग्री, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में tan 45 के बराबर ही होगा उसका मैग्नीट्यूड, और tan 45 क्या होता है? 1। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या है बेटा? -1। तो सारे ऑप्शन रिजेक्ट हो गए क्योंकि -1, 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए 4 में से, तो -1 एक ही में है, तो आंसर पक्का क्या है बेटा? बट हम ये भी करते हैं, हम ये भी निकालेंगे, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2SO4 भी निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। वो बोल रहा है 1 लीटर ऑफ 1 मोलर इम्प्योर H2SO4, 1 लीटर में 1 मोलार, मतलब कितने मोल्स? 1 ही मोल, नहीं क्या? एक लीटर सोल्यूशन में 1 मोलार H2SO4, मतलब कितने मोल्स ऑफ H2SO4? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 should is equal to 1
1 मोल, लेकिन ये 1 मोल थ्योरेटिकली होना चाहिए। 1 मोल क्या होना चाहिए? थ्योरेटिकली, अगर सैंपल प्योर है। बट सैंपल वो क्या बोल रहा है? इम्प्योर है। देख रहे हैं, सैंपल इम्प्योर है बोल रहा है वो। तो मुझे परसेंटेज प्योरिटी बतानी है। अगर आप ध्यान से देखें तो शुरुआत में वो बोल रहा है जब 0 NaOH है तब H प्लस आयन कितने हैं? 1.5 1.5 मोल्स हैं। H प्लस आयन मोल्स में है वो। अब शुरुआत में H2SO4 ही प्रेजेंट है ना। H2SO4 अगर टूटेगा आयंस में तो हाइड्रोजन और SO4-2 ऐसे टूटेगा। बस हाइड्रोजन के कितने आयंस पैदा करेगा? एक H2SO4 हाइड्रोजन के कितने आयंस पैदा करेगा? एक, दो ना, दो हाइड्रोजन है उसके अंदर, तो कितने हाइड्रोजन पैदा करेगा H2SO4? एक H2SO4 दो हाइड्रोजन पैदा करेगा। समझ रहे हैं? नाउ वो बोल रहा है शुरुआत में इसके 1 मोल हैं, 1 मोल हैं, 1 मोल होने चाहिए। अगर ये 1 मोल होता तो ये कितने H प्लस के मोल्स पैदा कर देता? कितने H प्लस के मोल्स पैदा कर देता? 2 मोल्स। एक H2SO4 दो H प्लस पैदा कर रहा है, एक मोल H2SO4 दो मोल ऑफ H प्लस पैदा कर देता। लेकिन क्या शुरुआत में 2 मोल हैं H प्लस के? नहीं। कितने हैं शुरुआत में H प्लस के मोल? मात्र 1.5। मतलब क्या, ये गलती क्यों? क्योंकि ये जो दे रखा है मोलैरिटी वो इम्प्योर की है, प्योर मोलैरिटी नहीं है। मतलब कुछ और भी प्रेजेंट है उसमें H2SO4 के अलावा। तो इसके मेरे पास है 1.5 मोल। इसके 1.5 मोल बेटा, इसके कितने मोल से पैदा होते? तो इसके 2 मोल के 1 मोल से पैदा होते। तो इसके 1.5 मोल इसके कितने मोल से पैदा होते? 1/2 इंटू 1.5 ना, मतलब कितना? 0.75 मोल। नहीं क्या? एक्चुअली में प्योर H2SO4 के कितने मोल्स हैं बेटा? प्योर H2SO4 के कितने मोल्स हैं? 0.75। लेकिन वो बोल रहा है कि कितने मोल्स होने चाहिए H2SO4 के? 1 मोल। ये दिक्कत क्यों आ रही है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि जो सोल्यूशन है वो क्या है बेटा? इम्प्योर। तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या होगा बेटा? परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या होगा? परसेंटेज प्योरिटी का मतलब होगा कि मास ऑफ एक्चुअल सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ या मोल्स ऑफ, टोटल मोल्स में होगा ना, तो मोल्स ऑफ एक्चुअल सोल्यूट, मोल्स ऑफ एक्चुअल H2SO4 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ गिवन H2SO4। एक्चुअल में कितने H2SO4 हैं बेटा इसमें? एक्चुअल में कितने H2SO4 हैं? 0.75। और गिवन कितने H2SO4 के मोल्स हैं? 1। तो परसेंटेज क्या हो गई? एक्चुअल H2SO4 इज 0.75, गिवन है 1, इंटू 100 करेंगे तो कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 75%। शायद पहली बार आप इम्प्योर को देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। इम्प्योर को पहली बार देख रहे हैं क्या? अभी तक कहीं इम्प्योर वर्ड नहीं आया था ना। अगर वो देता था कि इतने लीटर इतने मोलर सोल्यूशन है H2SO4 का, तो हम मानते थे वो प्योर H2SO4 का सोल्यूशन है। मतलब हम जो कैलकुलेशन से निकालते थे वही हम मोल्स मान लेते थे, वही नंबर ऑफ मोल्स मान लेते थे। बट यहाँ उसने जो डेटा दिया है उससे दिख रहा है कि शुरुआत में H पॉजिटिव के 1.5 मोल्स हैं। H पॉजिटिव के 1.5 मोल्स मतलब H2SO4 के कितने मोल्स? 0.75। बट हमें क्या दिया गया है? H2SO4 के कितने मोल्स हैं? 1। बट एक्चुअली में कितने मोल्स हैं? एक्चुअली में कितने मोल्स हैं उसके? 0.75। तो
असली अपॉन नकली, एक्चुअल अपॉन गिवन, यही होगा ना परसेंटेज प्योरिटी। समझ रहे हैं? अगर एक्चुअल और गिवन बराबर होता तो कितना कितना प्योर बोलता मैं सैंपल को, पूरा का पूरा 100% प्योर बोलता। बट यहाँ पर एक्चुअल और गिवन बराबर नहीं है। एक्चुअल 0.75 मोल्स हैं, बट गिवन कितने हैं हमें डेटा के अकॉर्डिंग 1 मोल। समझे? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे हो क्या रहा है यहाँ। H2SO4 क्या करता है, जब उसमें का सोल्यूशन बनाते हैं ना तो वो H पॉजिटिव और SO4 -2 में टूट जाता है, आयंस में टूट जाता है। जैसे NaCl भी टूटती है, पता है आपको। नमक को आप पानी में डालते हैं तो क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। पढ़ो आगे। नेक्स्ट, इन प्रिपरेशन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट, नाम से कोई मतलब नहीं हमको अभी, केमिकल फॉर्मूले से मतलब है। Fe2O3 बाय द रिएक्शन विथ कार्बन, तो Fe2O3 कार्बन से रिएक्ट कर रहा है और Fe प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में CO2 भी प्रोड्यूस कर रहा है। सबसे पहला काम कुछ भी करने से पहले, क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, नहीं तो रिएक्शन बैलेंस कर दूं, कैसे करूं, पहले किसको, Fe को सबसे पहले यहाँ 2Fe लिख देता हूं, फिर उसके बाद कार्बन या ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन का नंबर तो सेम ही है, बची ऑक्सीजन, यहाँ 3 यहाँ 2, इसको छेड़ूंगा तो 3/2, और ये 3/2 तो इसको भी क्या 3/2, 2 को गायब करूंगा तो ये 2 ये 3, ये हो गया 4 और ये 3। तो पूछ रहा है हाउ मच 80% प्योर आयरन कुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम 120 kg ऑफ 90% प्योर Fe2O3। मतलब क्या है इस बात का 90% प्योर, मतलब जो 120 kg हमारे पास है वो पूरा का पूरा Fe2O3 नहीं है, उसका केवल कितना Fe2O3 है बेटा 90%। तो मतलब 90% इज इक्वल टू एक्चुअल अपॉन गिवन इंटू 100 ना, यही होता है परसेंटेज प्योरिटी का मतलब, एक्चुअल अपॉन गिवन इंटू 100। गिवन कितना है हमें Fe2O3 120 kg, एक्चुअल कितना हो गया बेटा, एक्चुअल Fe2O3 हो गया 120 इंटू 0.9, एक्चुअली 0.9 होगा, कितना हो गया 12 9 जा 108, मतलब कितना 10.8। मतलब क्या हुआ इस बात का, आपको दिया है आपके सामने 12 ग्राम 120 ग्राम, सॉरी कुछ गलती की क्या मैंने, 120 kg था ना ये, 120 kg सॉरी 12 नहीं 120 kg इंटू 0.9, तो ये आ गया 108। मतलब आपको दिया था 120 kg Fe2O3, बट क्या वो एक्चुअली में 120 था, नहीं एक्चुअली में कितना Fe2O3 था उसमें 108 kg Fe2O3 था, बाकी कुछ होगा वेस्ट वगैरह जो भी है, ठीक हो गया 108 kg है, क्योंकि यहां पर बेटा हम एक्चुअल मासेस या एक्चुअल मोल्स ही यूज करेंगे ना, इम्प्योर के नहीं प्योर के यूज करेंगे। तो Fe2O3 के 108 kg है, तो वो बोल रहा है हाउ मच 80% प्योर आयरन तो कुड बी प्रोड्यूस्ड। तो पहले तो देख लेते हैं एक्चुअली में कितना प्रोड्यूस होगा, फिर देखेंगे 80% ऑफ 80% ऑफ गिवन शुड बी इक्वल टू एक्चुअल, तो गिवन शुड बी इक्वल टू एक्चुअल अपॉन 0.8, गिवन शुड बी इक्वल टू, भाई वो बोल रहा है 80% मतलब 0.8 इज एक्चुअल Fe अपॉन गिवन Fe या थियोरेटिकल Fe। तो गिवन Fe, जो गिवन Fe होगा वो हो जाएगा एक्चुअल Fe डिवाइडेड बाय 0.8। तो पहले तो एक्चुअल Fe निकाल लेते हैं बेटा। एक्चुअल Fe निकालने के लिए मेरे पास कितना
एक्चुअल Fe2O3 प्रेजेंट है 120 है क्या? एक्चुअल कितना Fe2O3 है? एक्चुअल कितना Fe2O3 है? अरे 108 ना बेटा, एक्चुअली में 108 kg Fe2O3 है। मुझे गिवन है 120, बट एक्चुअली में कितना है मेरे पास Fe2O3? 108 kg। देखें 108 kg से कितना आयरन प्रोड्यूस हो जाता है, और ये कार्बन भर के है हमारे पास ना, इसका मतलब कार्बन इनफ है। तो क्या मोल्स में जाऊं या मास में डील करूं? मासेस में डील करते हैं, मासेस में गिवन है, मासेस में ही पूछा है, फालतू में क्यों जाऊं मोल्स में। इसका मोलर मास बोलना शुरू करिए बेटा, Fe2O3 का। आयरन का जानते हैं, एक आयरन का 56, एक आयरन का कितना? आयरन 56 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। Fe2O3 का मोलर मास, दो आयरन है, 2 टाइम्स 56 प्लस 3 टाइम्स 16, कितना आया? 2 टाइम्स 56 प्लस 3 टाइम्स 16, 112 प्लस 48, 0 6 160, 160 आ रहा है इसका मोलर मास। लेकिन इसके दो मोल्स हैं, तो 2 इंटू 160। क्या मैं कार्बन और CO2 में इंटरेस्टेड हूं फिलहाल? नहीं, केवल आयरन में इंटरेस्टेड हूं। तो 2 इंटू 160 इज प्रोड्यूसिंग हाउ मच आयरन? 4 इंटू 56। एक 2 काट दीजिए, एक 2 भी और काट सकते हैं। 80 इज प्रोड्यूसिंग 56, 4 से कट जाएगा, 20 इज प्रोड्यूसिंग 14 ना, 20 इज प्रोड्यूसिंग 14, या और कट हो रहा है कितना? 10 इज प्रोड्यूसिंग 7। तो 10 ग्राम ऑफ Fe2O3 इज प्रोड्यूसिंग 7 ग्राम ऑफ Fe, या केजी में भी बोल सकता हूं इसको मैं। 10 kg ऑफ Fe इज प्रोड्यूसिंग 7 kg ऑफ 10 kg ऑफ Fe2O3, 10 kg ऑफ Fe2O3 is producing 7 kg of Fe। मेरे पास कितना Fe2O3 है? कितना Fe2O3 है? कितना है? 108 है ना, 120 नहीं है। तो 108 kg of Fe2O3 will produce 7 upon 10 into 108। ये तो हुआ। इतना केजी, इतना केजी Fe एक्चुअली में प्रोड्यूस होगा। कितना केजी Fe एक्चुअली में प्रोड्यूस होगा? तो मुझे 80% प्योर की बात करनी है, 100% की नहीं। कितना? 80%। तो इसका गिवन मास वो एक्चुअल मास से ज्यादा होगा, तो परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू एक्चुअल मास अपॉन गिवन मास। तो गिवन मास क्या होना चाहिए? गिवन मास होना चाहिए एक्चुअल मास विच इज 7 इंटू 108 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई एक्चुअल मास डिवाइडेड बाई 0.8। कैलकुलेशन करूं अगर, डिनोमिनेटर से 8 कटा, सेवन इंटू 4 से डिवाइड कर दूं तो 2 ज़ा और 7 ज़ा डिवाइडेड बाई 2, 49 कैरी 4, 7 2 ज़ा 14, 189 डिवाइडेड बाई 2, 189 डिवाइडेड बाई 2 इज 94.5 kg। क्या हो बेटा? अच्छा सवाल है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इससे।
परसेंटेज ऑफ प्योरिटी समझ रहे हैं बेटा? परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी का मतलब एक्चुअल सब्सटेंस डिवाइडेड बाय गिवन सब्सटेंस इनटू 100। क्या एक्चुअल मास और गिवन मास हमेशा बराबर होंगे बेटा? हमेशा बराबर होंगे क्या? नहीं ना, हमेशा बराबर होने जरूरी नहीं है। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो क्या? नेक्स्ट, NH3 is formed in the following steps. Ca plus 2C is CaC2। बैलेंस है क्या? बैलेंस है क्या? बैलेंस है क्या? पहली बैलेंस है ना? देखिए, एक कैल्शियम, दो कार्बन दो कार्बन, बट दे रखिए 50% यील्ड। मतलब क्या हुआ 50% यील्ड का? कि भाई अगर कुछ कैल्शियम ये देता, कुछ मास इसका, थ्योरेटिकली, जैसे थ्योरेटिकली बात करूं तो इसका मोलर मास क्या है? 40 ग्राम। इसका हो गया कार्बन का 12 और 2 कितना हो गया? 24 ग्राम। मिलके इसके कितने ग्राम बनाएंगे? 40 प्लस 24 64 ग्राम। तो थियोरेटिकली अगर मुझे 64 ग्राम CaCO2 चाहिए तो मुझे कितने ग्राम कैल्शियम चाहिए होगा? 40 ग्राम। बट यील्ड यहां पर है 50%। 50% यील्ड का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल अपॉन गिवन इंटू 100 शुड बी इक्वल टू 50। तो 0.5 क्या होना चाहिए? तो 64 के लिए 40 चाहिए था थियोरेटिकली, लेकिन क्या 64 के लिए 40 चाहिए होगा अगर 50% यील्ड होगी? 50% यील्ड मतलब 40 ग्राम 64 ग्राम पैदा नहीं कर रहा है, 40 ग्राम केवल 32 ग्राम ही पैदा करेगा, आधा मास ही पैदा करेगा। तो 64 ग्राम पैदा करने के लिए कितने कैल्शियम चाहिए होगा? 80 ग्राम कैल्शियम चाहिए होगा। ये समझे क्या? वहीं यहां पर दे रखी है 100% यील्ड। क्या मतलब हुआ इस बात का? 100% यील्ड मतलब जितना आप कैलकुलेट कर रहे हैं उतना ही मिल रहा है। 50% यील्ड का मतलब जितना आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसका आधा ही मिल रहा है। तो यहां पर देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है क्या? एक CaCN2, नहीं बैलेंस नहीं, हाँ बैलेंस है, कार्बन कार्बन N2N2 बैलेंस है। तो बोल रहा है और तीसरी वाली है CaCN2 प्लस 3H2। फाइनली हमें NH3 पर फोकस करना है क्योंकि बोल रहा है टू ऑब्टेन 2 मोल्स ऑफ NH3। अब ये भी 50% यील्ड है बेटा। आइडियली इसके 2 मोल्स इसके कितने मोल से पैदा होने चाहिए थे? 1 मोल, बट ये 50% यील्ड की है, मतलब इसके 2 मोल इसके 1 मोल से पैदा नहीं होंगे, या इसका 1 मोल इसके 2 मोल पैदा कर रहा था, बट 50% यील्ड है अगर इसका 1 मोल 2 मोल पैदा नहीं करेगा। कितना पैदा करेगा? 1 मोल ही पैदा कर पाएगा। 0.5 इंटू 2 मतलब 0.5 इज इक्वल टू एक्चुअल अपॉन गिवन। एक्चुअल अपॉन गिवन मुझे कितने चाहिए? मुझे 2 मोल्स ऑफ NH3 चाहिए, 2 मोल्स ऑफ NH3 चाहिए फाइनली। तो थियोरेटिकली क्या हो रहा था? 1 मोल ऑफ CaCN2 was producing 2 moles of NH3, was producing 2 moles of NH3 प्रोड्यूस कर रहा था। अगर 100% यील्ड होती तो यही होता, लेकिन यील्ड क्या है बेटा? 50%। मतलब क्या हुआ इस बात का कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल पैदा नहीं कर पाएगा, इसका 1 मोल इसका 0.5 इंटू 2 मोल्स ही पैदा कर पाएगा। ये 50% का मतलब है कि भाई 0.5 इज इक्वल टू एक्चुअल अपॉन गिवन। एक्चुअल है 2, सॉरी एक्चुअल नहीं पता मुझे, एक्चुअल नहीं पता, बट गिवन है 2। एक्चुअल 2 था तो गिवन हो जाएगा
0.5 इंटू 2 मतलब 1। फिर से समझिए बेटा, थ्योरेटिकली इसका 1 मोल इसके 2 मोल पैदा करने चाहिए, बट 50% यील्ड है मात्र, मतलब इसके 2 मोल जब पैदा हुए तो उसने 50% ही काम किया, हमारे 50% ही पैदा हो पा रहे एक तरीके से। तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल पैदा कर रहा था, अगर 50% यील्ड हो जाएगी तो 2 इंटू 0.5 भी पैदा हो पाएगा, 2 इंटू 0.5 भी पैदा हो पाएगा एक्चुअल में। तो ये हो गया इसका 1 मोल, इसका 1 मोल पैदा कर रहा है। तो इसके कितने मोल्स हैं? मुझे NH3 के कितने मोल्स चाहिए बेटा? NH3 के 2 मोल्स चाहिए। NH3 के 2 मोल्स के लिए इसके कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी? इसके भी 2 मोल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया इसके 2 मोल। अब ये वाली रिएक्शन में जाएं, इसके 2 मोल, ये तो 100% यील्ड की है, तो उसके लिए CaCO2 के भी कितने मोल्स लगेंगे? CaC2 के भी 2 ही मोल्स यूज होंगे, और 100% यील्ड है तो कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना किसी से। अब इसके 2 मोल्स प्रोड्यूस करवाने मुझे, यहाँ इसके 2 मोल्स प्रोड्यूस करवाने, बट इसकी यील्ड 50% है, तो इसके 2 मोल मुझे एक्चुअल में चाहिए अपॉन गिवन शुड बी इक्वल टू 0.5। तो गिवन कितने होने चाहिए थ्योरेटिकली मेरे पास? 2 टू द 4। तो मुझे इसके 2 मोल्स चाहिए, 2 मोल्स चाहिए। तो एक्चुअली में कितने मोल्स प्रोड्यूस होने चाहिए? 4 मोल्स प्रोड्यूस होने चाहिए, तभी मुझे 2 मोल्स मिल पाएंगे बेटा। अब यहां पर मुझे बोल रहा था कैल्शियम रिक्वायर्ड, इसका एक कैल्शियम का मोल एक CaCO2 पैदा कर रहा था। मुझे कितने CaCO2 चाहिए थियोरेटिकली? 4 CaCO2 चाहिए। जब 4 CaCO2 थियोरेटिकली होंगे तो उसमें 2 एक्चुअल में होंगे। ये 2 एक्चुअल में जो है वो आगे यूज कर रहा हूं ना मैं। तो बताइए मासेस की टर्म में 40 ग्राम प्रोड्यूस करता थियोरेटिकली 64 ग्राम, 40 ग्राम पैदा करता थियोरेटिकली 64 ग्राम। या मोल्स में ही बात कर लेते हैं, मोल्स में ही बात कर लेते हैं, मोल्स में ही चल रहा है सब कुछ। तो 1 मोल थियोरेटिकली पैदा करता 1 मोल, बट 1 मोल विल प्रोड्यूस 0.5 मोल प्रैक्टिकली, 0.5 मोल पैदा करेगा प्रैक्टिकली। मुझे चाहिए यहाँ 2 मोल, 2 मोल के लिए कितने चाहिए होंगे? 1/4 मोल चाहिए होंगे ना, 4 मोल चाहिए होंगे। तो कैल्शियम के चाहिए मुझे 4 मोल, 4 मोल चाहिए। ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। अगर मेरे पास कैल्शियम के 4 मोल हैं तो थियोरेटिकली इसके भी 4 मोल पैदा होने चाहिए थे, क्योंकि 50% यील्ड है तो इसके 4 पैदा नहीं हो पाएंगे, 0.5 इंटू 4 पैदा हो पाएंगे। इसके 2 मोल ही पैदा हुए, इसके 2 मोल हमने नाइट्रोजन से रिएक्ट किए, तो इसका एक ही पैदा कर रहा है फिलहाल, इसके 2 ही पैदा करेंगे। अब यही 2 मोल CaCN2 3H2 के साथ मिक्स किया तो 2NH3। इसके 1 मोल से इसके 2 मोल पैदा होते थियोरेटिकली, लेकिन परसेंटेज यील्ड 50 है, इसके केवल 1 ही मोल पैदा होगा। CaCN2 के 1 मोल से थियोरेटिकली 2 मोल NH3 पैदा होने चाहिए थे, क्योंकि यील्ड 50% है। कितने मोल पैदा हो पाएंगे? 1 ही मोल पैदा हो पाएगा। तो इसके एक CnCl2 से 1 मोल, मेरे पास कितने CaCN2 अवेलेबल है बेटा? 2। 2 से क्या हो जाएगा? 2 मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे NH3 के। यही तो चाहिए था मुझे, 2 मोल NH3 के। चलिए कंटिन्यू करेंगे मंडे को।